and you are watching Meteorologic YouTube channel. आज हम इंटरव्यू करने वाले हैं कमल अग्रवाल जी का। कमल अग्रवाल जी को कौन नहीं जानता। ही इज द चेयरमैन ऑफ NIFC स्टील एंड चेयरमैन ऑफ राठी TMT सरिया लिमिटेड। कमल जी सेक्रेटरी जनरल है ऑल इंडिया इंडक्शन फर्नेस एसोसिएशन के। पिछले 30 साल से ये स्टील मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं एंड उससे पहले स्टील ट्रेडिंग किया करते थे। हम आपको बहुत वेलकम करते हैं कमल अग्रवाल जी हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार। कमल जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि नॉर्दर्न इंडिया में अभी हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा सेकेंडरी स्टील यूनिट्स है, उसका करंट स्टेटस क्या है कमल जी? नॉर्दर्न इंडिया में 281 इंडक्शन फर्नेस इकाइयां हैं और जिसकी वर्किंग कैपेसिटी 10,000 मीट्रिक टन के आसपास है और 7,000 टन इसकी इस समय प्रोडक्शन। और रोलिंग मिलें जो हैं 387 हैं, 387, 15,538 इसकी कैपेसिटी है और 10,635 इसकी कैपेसिटी यूटिलाइज हो रही है। ये इस समय इसका स्टेटस है। तो हम इसको कैसे जज कर सकते हैं कि कितने कैपेसिटी पे सेकेंडरी स्टील यूनिट के प्लांट्स चल रहे हैं नॉर्दर्न इंडिया में? मैंने आपको बताया ये 75% यूनिट चल रही है और वो अपनी कैपेसिटी को जो है इस समय 60% यूज कर पा रही है और नए यूनिट भी जैसे पंजाब के अंदर कैपेसिटी नई आ रही है, एडिशन हो रही है। नई यूनिट्स आ रही हैं और कैपेसिटी एडिशंस हो रहे हैं सेकेंडरी स्टील के। हाँ जी, क्योंकि पंजाब में पावर रेट उन्होंने रिड्यूस किए हैं जिसके कारण वहाँ इंडस्ट्री लगा रही है। हाँ, क्योंकि मुझे याद है कि पहले हम लोग पावर प्राइसेस के ऊपर बहुत डिस्कशन किया करते थे। उस टाइम पे यही मुद्दा सबसे पहले आगे आता था कि पावर के जो प्राइसेस हैं उसको नीचे आना चाहिए। ये थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज आई है कि फाइनली जो पावर प्राइसेस है नीचे आए हैं, उसकी वजह से कैपेसिटी एडिशन हमको देखने को मिलेगा नॉर्दर्न इंडिया में सेकेंडरी स्टील यूनिट्स का। कमल जी, एक और चीज हमें बताइए। हमें ये पता है कि अभी जैसे जब से कोरोना शुरू हुआ है पिछले साल से, जो प्राइमरी स्टील इंडस्ट्री है, अ, उन्होंने काफी अच्छा काम करके दिखाया है। प्रोडक्शन में भी कोई ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हुआ है। हालांकि और इसमें आपके जो सेल्स फिगर्स हैं वो भी काफी अच्छे गए हैं। ऑल इन ऑल पूरी इंडस्ट्री को काफी प्रॉफिट हुआ है। अ, लेकिन अगर हम लोग कोरोना का सिचुएशन सेकेंडरी स्टील पे देखते हैं तो आपकी राय से क्या सिचुएशन रही है पिछले साल से लेके और अब इस साल क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? कोरोना का प्रभाव सेकेंडरी स्टील पे पड़ा है क्योंकि जो ऑक्सीजन की कमी के कारण ये इंडस्ट्री क्लोज हो गई थी। डेली की ऑक्सीजन का कोई हमारे पास कारणों से सरकार इसको ऑक्सीजन इंडस्ट्री पे बैन कर दिया गया। जबकि जो प्राइमरी इंडस्ट्री है उनके यहाँ अपनी जनरेशन है ऑक्सीजन गैस की, जिससे क्या वो उल्टा उन्होंने मेडिकल फील्ड में भी सहयोग किया। इसमें प्रोडक्शन थोड़ी फिर भी हम लोगों ने अपने प्रयास से जितनी प्रोडक्शन कर सकते थे वो की कोरोना काल में। और रोजगार के अंदर हमने किसी भी लेबर को हटाया नहीं, उनको अपने यहाँ ही सुविधा दी रहने की। उनको सब जितना ये लॉकडाउन पीरियड था उसके अंदर हमने उनको सैलरी पेजेस सब दी। तो इसलिए तो कोरोना के बाद स्थिति सुधार में है क्योंकि डिमांड जो है, आप ये देखिए कि आप पंजाब के लेबर स्टेट हिमाचल और श्रीनगर इधर लॉन्ग प्रोडक्ट की इंडस्ट्री ज्यादा लग नहीं सकती, तो वो मटेरियल सब इधर से जा रहा है। उधर उत्तराखंड और मुजफ्फरनगर में भी प्रोग्रेस किया और राजस्थान इस प्रोग्रेस में पीछे रह गया क्योंकि वहां पावर का रेट अभी तक सरकार ने कम नहीं किया, जिसके कारण वहां की इंडस्ट्री प्रभावित हो रही है। प्राइमरी इंडस्ट्री में के द्वारा जो लॉन्ग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं
वो हमारे को इतना प्रभाव नॉर्थ इंडिया में नहीं डालते, क्योंकि उसके ऊपर वहां से ट्रांसपोर्ट का खर्चा, लेबर का खर्चा, यहाँ गोडाउन लेके उसको अंदर पहले में माल आता है, फिर छोटी लारियों में, ट्रकों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इस कारण उनका खर्चा ज्यादा पड़ जाता है, तो जिससे हम इतना प्रभावित नहीं होते। और प्राइमरी इंडस्ट्री जो है, उनका मेन फोकस फ्लैट प्रोडक्ट पे ही रहता है, क्योंकि उसमें उनको मार्जिन भी अच्छा मिलता है और प्रॉफिट भी, और वो एसएस की तरफ भी काफी से बढ़ावा दे रहे हैं, अपनी प्रोडक्शन को कन्वर्ट कर। सर अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें, तो आपका सेकेंडरी स्टील में सबसे ज्यादा स्क्रैप यूज होता है, जिसमें मेजॉरिटी इंपोर्टेड स्क्रैप आता है, एंड बचा कुचा हम लोग डोमेस्टिकली यूज कर लेते हैं। ये जो स्क्रैपेज पॉलिसी आ रही है, आपको लगता है इससे कोई आपको फायदा होगा, या इससे क्या फर्क पड़ेगा सेकेंडरी स्टील यूनिट्स पे रॉ मटेरियल को लेकर? रॉ मटेरियल को लेके ये जो स्क्रैप पॉलिसी है, इसके लिए आईफा ने काफी प्रयास किया था, नीति आयोग से काफी मीटिंग की थी, और उसके बाद हम सफल हुए इसको आगे लाने में। इससे हमारे जो है स्क्रैप की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, पोल्यूशन तो कम होगा ही होगा जैसे शहरों में, और फिनिश गुड्स की भी प्रोडक्शन बढ़ेगी, कास्टिंग, फोर्जिंग, जो हमारे यहाँ काफी फर्नेसेस बनाती हैं, उनके भी बढ़ावा मिलेगा। अगर मैं एक नॉर्मल बात करूं, आप अपने इंडक्शन फर्नेसेस में किस टाइप का स्क्रैप यूज करते हैं सर? स्क्रैप हमारे यहाँ इंडस्ट्री वेस्ट एंड स्क्रैप यूज होता है, जिसके अंदर इस समय काफी कमी आ रही है, क्योंकि स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री इतना चल नहीं पा रही है, कोरोना के बाद अभी तक उसने ग्रोथ नहीं की है। सेकंड, हमारे पास 6 मिलियन टन जो इम्पोर्टेड स्क्रैप आता है, वो भी बाहर के देशों में महंगा होने के कारण इंडिया के अंदर आ नहीं रहा, और कोरोना का भी कारण वो लोग इनको पर वो स्क्रैप ये परमिशन नहीं दे रहे। तीसरा, हमारे जो स्पॉन्ज आयरन और पैलेट्स जो आयरन ओर से बनते हैं, वो हमारा मेन स्क्रैप का वो रहता है, उसका योगदान काफी है, क्योंकि पहले फाइन्स हम फेंकते थे और रोड पे पड़ा रहता था, जो ये जहाँ माइंस होती थी, उसको पैलेट्स बनाना हम लोगों ने शुरू किया, और वो स्पॉन्ज आयरन से भी बेटर एक प्रोडक्ट बना। अब उस प्रोडक्ट को मेन प्रोड्यूसर्स भी यूज करने लग गए हैं, और बाकी रहा जो हमारे 45% स्क्रैप देहात को, इसको हम देहाती या घरेलू स्क्रैप कहते हैं, जो कि जो निकलती है वो अवेलेबल नहीं हो पा रही, उसके अंदर आगे मैं आपको जीएसटी के कारणों के कारण क्या उसका कारण बन रहा है, वो अवेलेबिलिटी काफी कम है, और इस तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। सर मेजरली आप कौन से कंट्री से स्क्रैप इंपोर्ट करते हैं? सारे इधर से दुबई की साइड से आता है, और वाया उधर यूरोप का जो स्क्रैप है वो श्रेडेड स्क्रैप आता है, और वो काफी कम उसकी क्वांटिटी होती जा रही है, क्योंकि श्रेडेड स्क्रैप वहाँ यूरोप का महंगा होने के कारण इधर उसकी खपत नहीं हो पा रही, और एसएस की स्क्रैप ज्यादा आने लग गई है बनिस्बत एमएस की, क्योंकि बाहर की कंट्री में एमएस स्टील की जगह एसएस स्टील का प्रयोग ज्यादा हो रहा है। तो आपको लगता है कि स्क्रैपेज पॉलिसी आने के बाद ये सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? देखिए, प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी, उसकी मदद तो काफी मिलेगी, स्क्रैप के अर्न करने से, प्रोडक्शन बढ़ाने से, और रोजगार मिलने में उसका लाभ है। और वैसे भी सारे इक्विपमेंट जो है ऑटो इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक पे जा रही है, तो वैसे भी इंडस्ट्री के जितनी ऑटो इंडस्ट्री जो व्हीकल है वो भी बदले ही जाएंगे, आखिर हमको इलेक्ट्रॉनिक पे जाना ही। सर अभी मेजर चैलेंजेस क्या फेस करने को मिल रहे हैं सेकेंडरी स्टील प्लांट्स को? मेजर इस समय करंट से जो है जीएसटी का जो है, ये प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत विकट
रूप धारण किए हुए हैं। जीएसटी अधिक होने की शिकायत हम नहीं कर रहे। हमारी शिकायत ये है कि इस कानून को बनाते हुए ये नहीं ध्यान रखा गया कि जो गांव से, घरों से और ये छोटी स्क्रैप निकलेगी, इसकी बिलिंग किस प्रकार होगी। इस पे हो क्या रहा है, एक बाजार के अंदर पैरेलल गवर्नमेंट, पैरेलल कलेक्शन जीएसटी का एक बन गया है। क्योंकि ये जो स्क्रैप आती है, इसके साथ स्क्रैप के छोटे छोटे जो ट्रेडर्स हैं, वो नकली बिल बना के या अपने को रजिस्ट्रेशन जीएसटी में करा के 6 महीने बाद लाखों करोड़ों का टैक्स इकट्ठा करके भाग जाते हैं। और वो टैक्स हमारी इंडस्ट्री पे क्लेम करता है जीएसटी के बाद। इस कानून के अंदर हमने स्टील मंत्रालय को, नितिन गडकरी जी को भी और फाइनेंस मिनिस्टर ने भी काफी लिखा है, परंतु इसमें और सभी काफी मुख्यमंत्रियों ने भी इसकी डिमांड की है, परंतु इस बारे में अभी तक सुनवाई नहीं हो रही। और जहां तक है, इस टैक्स की कलेक्शन जब से जीएसटी आया है, 4,000 करोड़ से ऊपर की हो चुकी है, जो बोकस बिलो इंडस्ट्री के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप, जबकि इंडस्ट्री उस टैक्स को एक बारी दे चुकी है। जो उन्होंने ऑथराइज किया था जीएसटी के लिए अपना एजेंट, हमने उसको दे दिया। अगर वो डिपॉजिट नहीं कराना तो अब हम क्या करें, इसको सही करना पड़ेगा। इसको सरकार को हमारी डिमांड यही है कि हम स्क्रैप लें और उसको, उसका जीएसटी हम जमा कराएं, जो रिवर्स चार्ज के अंदर आता है, आरसीएम के अंदर हम जमा करा दें और 1 महीने बाद उसका क्रेडिट ले लें, या उस स्क्रैप के ऊपर एक नया वो HSN कोड बनाए और उसके ऊपर 18% की जगह 2% या 5% जीएसटी लगाई, जिससे कि वो चोरी और वो करने वाला कर ना सके। परंतु ये डिमांड हम कर रहे थे। जो प्लास्टिक उद्योग की स्क्रैप है, वो 5% की सरकार ने उसको भी बढ़ा दिया अभी इस मीटिंग के अंदर, काउंसिल ने 18 कर दिया। सरकार को ये सोचना होगा। नहीं, हमें ये लगता है क्या नेता के ऊपर ये ब्यूरोक्रेसी हैवी हो रही है और वो अपने एक साधन, अपनी आय के साधन बना के रखना चाहती है, जो कि जीएसटी के बारे में बिल्कुल खत्म हो गई थी। इसमें स्पष्ट कहने में कोई हमें तकलीफ नहीं है, क्योंकि आज की सरकार ऐसी है क्या उसको ये सब रास्ते बंद करने होंगे। और कलेक्शन जीएसटी की 100% कितनी बढ़ेगी ये पता चले। उसके कारण इंडस्ट्री वाले प्रोडक्शन भी कम कर रहे हैं और बंद करके भाग भी रहे हैं। क्योंकि किसी के ऊपर 100 करोड़ का नोटिस बन गया 2 साल का, किसी के ऊपर 50 करोड़ का बन गया। अब वो इतना पैसा तो दे नहीं सकता, वो कहता मेरी चाबियां पकड़े फैक्ट्री की और आप रहे। तो इस तरफ ध्यान फौरन देना पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं कि ये काफी सीरियस इशू हो चुका है और इसका लॉन्ग टर्म में नॉर्दर्न इंडिया में स्पेसिफिकली काफी इम्पैक्ट आ सकता है, अगर हम फ्यूचर की बात करें सेकेंडरी स्टील प्लांट्स की। फ्यूचर की बात नहीं, ये तो वर्तमान की बात है कि नॉर्दर्न इंडिया में क्या पूरे देश में इस चीज की शिकायतें आ रही है। हमारी एसोसिएशन के पास आप देखेंगे रोज है ना 10-20, चाहे वो रायपुर हो, रायगढ़ हो, वेस्ट बंगाल हो, उड़ीसा हो, कलकत्ता हो, और नॉर्दर्न इंडिया का उत्तराखंड हो, मुजफ्फरनगर हो, मंडी गोविंदगढ़ हो, रोज है ना ये शिकायत आ रही है कि मेरे ऊपर 50 करोड़ का केस बना दिया है, 100 करोड़ का बना दिया है। मैंने उन्हें ट्रक की फोटो भी दिखा दी कि ये मेरे यहाँ आया है, बैंक के द्वारा आरटीजीएस के द्वारा मैंने पेमेंट दी है, जीएसटी मैंने पे की है, परंतु वो ये कहते हैं वो वाला जीएसटी तो दीजिए आप, और उसके साथ 100% जीएसटी और दीजिए और 5 करोड़ से ऊपर का केस हो जाएगा। तो उसमें कई व्यापारी, कई इंडस्ट्रियों को के मालिकों को अरेस्ट भी किया।
थैंक यू सो मच कमल अग्रवाल जी, हमारे साथ बने रहने के लिए। हम बहुत बहुत आपको थैंक यू बोलते हैं। एंड व्यूवर्स, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जस्ट आपकी स्क्रीन के नीचे आपको दिखेगा एक सब्सक्राइब का बटन, उसको क्लिक करिए एंड बेल आइकन को क्लिक करिए। जितने भी आयरन एंड स्टील से रिलेटेड वीडियोस हैं आपको मेटलॉजिक बीएमएफ में मिल जाएंगे। बहुत सारे वेबिनार्स के वीडियोस हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज के हैं। विद दिस, थैंक यू सो मच कमल अग्रवाल जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आपका आभार है कि आपने सेकेंडरी स्टील को बारे में सोचा और इसकी समस्या को उठाई। वैसे तो आप हमारे साथ 20 साल से ही जुड़े हुए हैं, काफी इवेंट में सहयोग एक दूसरे का करते रहे, और मैं आशा करता हूं कि आपका ये प्रयास और अधिक सफल हो। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।